मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम मॉडर्न इंडिया शुरू करने जा रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहली क्लास जो इसकी है वो हिस्ट्री एट ए ग्लांस, मतलब आपको 1707 से लेकर के आपको 1947 तक के स्वतंत्रता तक की सारे इतिहास को एक झलक आप इसमें देखेंगे। इसमें कौन कौन सी घटनाएं मेन जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का हम जिक्र करेंगे और कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, फेज कैसे चेंज हुआ आंदोलनों का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको निरंतर इसकी वीडियोस मिलती रहें। हिंदी साहित्य की वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हिंदी साहित्य जो जिनका सब्जेक्ट हो या एकेडमिक अपना जिनका विषय हो तो उनको उत्कृष्ट वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। सभी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सारे वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया शुरू कहाँ से होता है। आधुनिक भारत का इतिहास अगर हम लें तो इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा है, मोटा 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास। यहाँ पर जो निर्धारण किया गया है समय का कि प्राचीन इतिहास कहाँ से, तो सभ्यता के प्रारंभ से, या आप कह सकते हैं पूरा पाषाण से लेकर के, पूरा पाषाण आप जान ही रहे हैं कि जब भी शुरू हुआ हो 1 लाख साल 2 लाख साल पहले, 1 लाख साल यहाँ से ले करके ये हर्ष के समय तक आता है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल, हर्ष का समय आता है 647 ईस्वी, यहाँ तक का तो आता है ये। इसके बाद 200 साल तक, 800 तक, 800 से 1200 तक ये होता पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यहाँ से हम पूर्व 800 तक के, यानी पूरा पाषाण काल से 800 तक के, 800 ईस्वी तक के इतिहास को मान सकते हैं प्राचीन इतिहास। मध्यकाल को 1200 से 1200 ईस्वी से ये मान सकते हैं मुगलों के पतन तक, यानी 1707 तक मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु होती है। जेब की मृत्यु, इसके बाद ही शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत यानी 1707 से ले करके इसको 1947 स्वतंत्रता तक आपके जो भी विषय, यानी आज तक का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास ही है। आज तो वर्तमान है, तो 1947 से 64 तक का आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसमें देखा जाए हिस्ट्री में तो 64 तक के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, आधुनिक भारत के इतिहास में। तो यहाँ तक का इतिहास, यानी आज जो हमारे अध्ययन का चर्चा का विषय हो 1707 से लेकर के 1947 तक के इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त हम लोग चर्चा करेंगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु जब होती है, औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत को, उत्तर भारत तो पहले ही उसके मुगल शासन में था, दक्षिण भारत को जहाँ तक अकबर, जहांगीर, शाहजहां जहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसने, औरंगजेब ने उन सबको सुदूर दक्षिण तक का हिस्सा जीत लिया, और जीतने के बाद उत्तर भारत जीत लिया, और इसी क्रम में वो अपनी संपत्ति लुटाता रहा, अपना जो कोष है वो खाली करता रहा सैनिकों के लिए। यहाँ तक कि औरंगाबाद में था, दक्षिण प्रवास के दौरान वो दक्षिण को जीतने में इतना धन लगा कि उसके राजमहल में जो चांदी के बर्तन थे उसे गलाना पड़ा सिक्के ढालने के लिए। ये हाल हो गया, और इसी भाग दौड़ में उसकी अंततः इसी विजय करने की जो उसकी लालसा थी, पिपासा थी, उसी में उसकी मृत्यु भी हो गई। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए संपूर्ण भारत, समझ रहे हैं कि आप, यानी अशोक के बाद अगर देखें तो उतना बड़ा साम्राज्य इसने ही स्थापित किया था। हालांकि पश्चिमोत्तर का भाग उसके हिस्से में नहीं था।
उसको संभालने के लिए एक सशक्त यानी उत्तराधिकारी जो होना चाहिए था, बहुत ही सशक्त, बुद्धिमान, एनर्जेटिक, उसमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए था, सारी चीज़ें, प्रशासन का गुण होना चाहिए था, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर हुए, कमज़ोर उत्तराधिकारी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में बढ़ गया। जैसे अवध का एक राज्य बना, बंगाल अलग सूबा बन गया, हैदराबाद अलग बना, रुहेलखंड अलग बना, पंजाब अलग कब्जे में गया, गुजरात अलग गया, जाट राज अलग गया, उधर मराठा अलग स्वतंत्र हुए। तो इस तरह से ढेर सारे राज्य बने। इस घटना के पहले 1707 के पहले एक और घटना घट चुकी थी 1600 में। भारत से बहुत दूर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यही नहीं, कई यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, डेनिश, पुर्तगाली। हालांकि पुर्तगाली जो है बहुत पहले आ चुके थे, जमहूरियन ने उनका स्वागत भी किया दक्षिण भारत में, तो सल्तनत काल में ही आ गए थे ये पुर्तगाली। लेकिन जो ये व्यापार ही इनका चल रहा था, लेकिन ये जो व्यापारिक कंपनियां थी इनका आवागमन 1600 में, उसके बाद अकबर के समय था। इसमें 1600 में इसका समय था अकबर का। कभी कभी पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत में शासक कौन था। इन कंपनियों की स्थापना होती है और ये कंपनियां यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति होती है तो जो हथकरघा उद्योग था उसका स्थान बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लेती हैं। वहाँ पर उत्पादन खूब होता है और कच्चे माल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उत्पादन ज़्यादा होगा। अब उत्पादन ज़्यादा होगा, यूरोप की जनसंख्या उस समय के हिसाब से बहुत कम थी, आज भी कम है, तो यूरोप की जनसंख्या इतनी नहीं थी कि वहाँ खपाया जा सके। तो इनको क्या चाहिए था? बाज़ार चाहिए था। बाज़ार के लिए इन्होंने उपनिवेश बनाने शुरू किए। उपनिवेश में कहाँ कहाँ गए? दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें चीन, मतलब बहुत सारा क्षेत्र इन्होंने कवर किया उपनिवेश। और इसी उपनिवेश के लिए इन कंपनियों में लड़ाई भी होती थी। अब भारत की बात करते हैं, चूँकि हम भारत इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भारत की बात करेंगे, बाहर की बात नहीं करेंगे। भारत की स्थिति ये होती है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उसको इन कंपनियों से लड़ना पड़ता है और भारतीय राजाओं से लड़ना पड़ता है। भारत के राजा, इनसे भी लड़ना पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इन सबको अपनी कूटनीति से, अपने युद्ध कौशल से, जैसे फ्रेंच का उदाहरण देते हैं, सरकार द्वारा समर्थित एक कंपनी थी, पूरी तरह लगभग सरकारी कंपनी थी, तो यहाँ पर सरकार की नीतियाँ उस तरह नहीं बनती। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक स्वतंत्र कंपनी थी, यहाँ की नीतियाँ अलग, या वहाँ के जो डायरेक्टर बोर्ड था वो बनाता था, कंपनी का डायरेक्टर बोर्ड वो बनाता था, उसको व्यापार करना था। प्रारंभ में इनका था भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार, यानी व्यापार करना था। लेकिन डुप्ले जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य करता था, डुप्ले, इसने दक्षिण की राजनीति में, हैदराबाद की राजनीति में हस्तक्षेप किया और हैदराबाद के खर्चे पर अपनी सेना वहाँ रखने पर, और जनरल बुस्सी था, उसको वहाँ रखा, वहाँ के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और लगभग कब्जे की स्थिति दक्षिण भारत में उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ होने की स्थिति आ गई। लेकिन ब्रिटेन में उसमें बहुत ही एक कह सकते हैं कि दैदीप्यमान
ऊर्जावान एक व्यक्ति था क्लाइव। इसने ना सिर्फ डुप्ले को दक्षिण में हराया बल्कि पश्चिम बंगाल में, बंगाल में जब स्थितियाँ खराब हुई तो यहाँ पर आया, यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करके पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल पर कब्जा 1757 का प्लासी के बाद और के बाद धीरे धीरे वहाँ पर कब्जा हो गया। वहाँ का बंगाल का नवाब वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी कठपुतली हो गया। पहला गवर्नर वहाँ का क्लाइव बना। अब यहाँ पर कब्जे के बाद संपूर्ण भारत में धीरे धीरे हर जगह, उसके बाद 1764 में क्या हुआ, बक्सर हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। इन युद्धों के बाद क्लाइव, इन युद्धों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भूख थी, विजय की भूख, क्या थी, विजय की भूख, ये बहुत बढ़ गई और इसने मराठों को हराया, पंजाबियों को हराया, सबको एक तरह से परास्त किया। इसके पहले 1761 में एक युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध। इसमें यह हुआ था कि मराठे उसमें सबसे शक्तिशाली थे, क्योंकि मुगलों की स्थिति बहुत नाजुक थी, वो कठपुतली ही थे, मराठे ही प्रमुख थे। दक्षिण से उत्तर की तरफ इनका पूरा वर्चस्व कायम हो रहा था। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों और मुगलों की सेना को बुरी तरह हराया और मराठे एकदम पस्त हो गए। पूरा मराठा कोई घर ऐसा नहीं बता जहाँ से मृत्यु ना हुई हो। तो इस तरह से मराठों की स्थिति 1761 में खराब हुई। 1764 में जब बक्सर हुआ तो 61 के युद्ध के बारे में ये कहा जाता है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, कि इसने निर्धारित कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा। ये तो निर्धारित नहीं किया कौन करेगा, लेकिन ये निर्धारित कर दिया कि ना तो मुगल करेंगे ना मराठे करेंगे। तो तीसरी शक्ति जो इन तीनों को हरा करके, डच, फ्रेंच, डेनिश, पुर्तगाली सबको हरा करके उभर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जाहिर सी बात है कि अब उसका सितारा चमकने वाला था। और हुआ भी यही 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ। तो इसमें ये तो छल से लड़ा गया था युद्ध प्लासी का, क्लाइव ने बहुत छल से जीता था, बंगाल पर कब्जा किया था। लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध में एक सुनियोजित ढंग से और पूरे ताकत से लड़ा गया युद्ध था, जिसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, मुगल बादशाह सब लोगों ने भाग लिया था और बुरी तरह से परास्त हुए थे। इस तरह से अवध या उत्तर भारत पर और उधर दिल्ली तक का कब्जा इनका स्पष्ट दिखाई देने लगा। मुगल बादशाह इनका पेंशनर हो गया और लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि मुगल बादशाह जो एक प्रतीक के रूप में माना जाता था पूरे देश का बादशाह, वो इनके कब्जे में आ गए अंग्रेज़ों के। और अब जो है इनकी राह बहुत आसान हो गई। धीरे धीरे इन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। अब आता है कि ये इनके और भारत में जो रहने वाले थे, भारतवासियों से इतना क्लेश क्यों हुआ कि ब्रिटेन में यही शासन ब्रिटेन वासियों को आज भी ये पोषण कर रहा था। और भारत में ऐसा क्या था इनके अंदर कि इनके लिए आंदोलन करना पड़ा इनको, कोई भारतीय इनको स्वीकार नहीं कर पाया। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि जब कब्जा इन्होंने कर लिया तो क्या यहाँ पर मध्यकालीन शासन था, उसमें भाषा फारसी थी और पढ़ाई जो होती थी उसी में होती थी। शरीयत के अनुसार कानून यहाँ के निर्धारित होते थे, काजी उसका न्याय करता था। ये सब चीज़ें थीं। बल्कि यहाँ के जो छोटे छोटे राजा थे ये अपने क्षेत्रों को देखते थे और वहाँ पर प्रशासन देखते थे और कानून व्यवस्था देखते थे। उनका गाँव से उनका मतलब केवल लगान लेने से था। और वो गाँव को ऐसा नहीं था कि गांव को ऐसे ही छोड़ देते थे, वसूलते थे कि 11 राजाओं की बात छोड़ दिया जाती। ये किसानों का ध्यान रखते थे क्योंकि दिल से जुड़े हुए थे लोग। इन्होंने अगर लगान लिया है तो किसानों के गुडविल के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, ये कुछ न कुछ करते रहते थे ताकि इन्हें लगे हमारे राज्य में किसान रहें, अगर रहेंगे खेती करेंगे तभी शासन को भी कुछ मिलेगा, इन्हें पता होता था। तो ये रेगुलर करते थे। ये रेगुलर जो है
किसानों का ध्यान भी रखते थे, लगान भी लेते थे। लेकिन उस समय भारतीय गांव जो थे, उस समय क्या, प्राचीन काल से भारतीय गांव लगभग स्वतंत्र होते थे और वो अपने ज़रूरत का सारे सामान उत्पादित कर लेते थे। और जो नहीं होता था विनिमय द्वारा, अनाज आदि के विनिमय द्वारा भी हाल तक अगर आप देखें भारत के आज भी बहुत सुदूर गांव में देखिए तो वहाँ पर अभी तक की ये व्यवस्था थी कि जो जैसे लोहार थे तो या कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये लोग जैसे जब कटाई होती थी तो कटाई में इनको अनाज इनके लिए अलग से रख दिया जाता था कि ये उसको ले जाएंगे, बदले में दीपावली में या अन्य जगह अन्य पर्व पर वो कुछ न कुछ, जैसे दीपावली में दिए बना करके वो दे देते थे, बदले में हर घर से वो अनाज ले आते थे। तो इस तरह की परंपरा थी, तो सारे गांव की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। भारत के गांव इसी तरह से स्वावलंबी थे, आत्मलंबी थे और प्रशासन जो था इसी तक सीमित था, को लगान लेता था और बहुत हस्तक्षेप नहीं करता था। अब जब शासन हुआ ब्रिटिश का तो दिक्कत ये हुई कि शासन प्रशासक तो ब्रिटिश है, कानून भारतीय है, पालन करने वाले भारतीय हैं और उनको पैसा थोड़े से काम नहीं चलना है, उनको पैसा, ढेर सारा पैसा चाहिए, ढेर सारा धन चाहिए। धन ही नहीं चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए। अभी हमने बताया कि उस समय जो है पुनर्जागरण के बाद क्या होता है कि पुनर्जागरण के बाद स्थिति ये आती है कि वहाँ पर प्रोडक्शन खूब होता है, उसके लिए कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल ब्रिटिश में इतने व्यापक पैमाने पर उत्पादित नहीं होता। जैसे सूती वस्त्र बनाना है तो कपास चाहिए और कपास, भारतीय लोगों को कपास मजबूरी में उगाया जाता था, नील का उत्पादन मजबूरी में कराया जाता था और उनसे नगण्य कीमतों पर या अपनी शर्तों पर ब्रिटिश विवश करते थे कि ये किसान, भारतीय किसान उनको बेचें। उसके लिए अगर पैसा, फसल लगाने के लिए अगर उनको पैसे की जरूरत होती तो बिचौलिया इम्प्लांट कर दिया उसने कि उन बिचौलियों से पैसा लें और उन बिचौलियों के पैसे से फसल तैयार करें और औने पौने पर बेच दें। और बिचौलियों का कर्ज चुकाने के लिए किसानों को अपने खेत बेचने पड़ते थे, खेत गिरवी रखने पड़ते थे, बहुत सारे प्रयास करने, अपने घर छोड़ने पड़ते थे, आत्महत्या करनी पड़ती थी, बहुत सारी समस्याएं वो आती थी। इन अब कच्चा माल भी देते थे, लगान भी देते थे, बेगार भी करते थे, जो बिचौलिए थे उनका बेगार भी करते थे। तो इससे जो है लगातार जब ये शासन ब्रिटिश का बढ़ा तो ये चीज़ें शुरू हो गई। अभी तक जो स्वायत्तशासी राज्य थे, स्वायत्तशासी गांव थे, उन गांवों में दरार पड़नी शुरू हो गई और जो ज़मीन थी, ज़मीन को खरीदने बेचने वाली संपत्ति बना करके किसानों के ऊपर और वज्रपात किया गया। अब जब ये व्यवस्था शुरू हो गई तो लगातार ब्रिटिश शोषण बढ़ता गया और यहीं शोषण नहीं था, शोषण और कहाँ था, सर्विस में। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जो छोटे मोटे काम करते थे, क्लर्क थे, कांस्टेबल थे, छोटे मोटे सिपाही थे या छोटे मोटे काम करते थे, उनके खानसामा थे, तो उनको अगर ब्रिटिश का कोई है, ब्रिटेन का कोई है तो उसके बराबर योग्यता का व्यक्ति है तो उससे कई गुना अधिक पोस्ट पर पोस्ट होता था। ब्रिटेन का व्यक्ति बराबर योग्यता होते हुए भारतीय से कई गुना आगे की पोस्ट पर पोस्ट होता था और भारत का अधिक योग्य व्यक्ति उसके लिए पानी पिलाने के लिए बाध्य होता था। ये शोषण लगातार बढ़ता गया, किसानों की माली हालत और ख़राब होने लगी। अभी तक जो भले ही जो भी व्यवस्था थी निर्जीव व्यवस्था हो चुकी थी मध्यकाल की, लेकिन वो खा जी रहे थे आराम से, उनका जीवन चल रहा था। लेकिन ये शोषण जब बढ़ता गया तो लगातार विद्रोह हुए, उसमें किसान विद्रोह हुआ, बहुत सारे किसान विद्रोह हुए, उसके बाद आदिवासी विद्रोह हुए, सैन्य विद्रोह हुए, क्योंकि सैन्य विद्रोह समान कैटेगरी का व्यक्ति था एक ही, लेकिन ब्रिटेन का होता था, उसे अधिक वेतन दिया जाता था,
एक ही कार्य करने के लिए। ब्रिटेन के लोगों को दुगना तिगुना वेतन दिया जाता था और भारतीय लोगों को बहुत कम वेतन दिया जाता था और अमानवीय परिस्थितियों में इनको रखा जाता था। तिलक, अपने जातीय चिन्ह नहीं लगा सकते थे, बहुत सारे शोषण किए जाते थे। तो ये विद्रोह लगातार हुए और सबसे बड़ा विद्रोह हुआ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में पुनः लोग पुराने समय को याद करने लगे और पुनः मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर को अपना शासक के रूप में स्थापित करके सैनिकों ने स्वतः विद्रोह कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने कम करके आंका और जो विद्रोह किया वो जल्दी ही कुचल दिया गया और भारत की जो प्रशासन की जो हल्की पकड़ थी, धीरे धीरे चल रही थी, वो तेज हो गई। प्रशासन पर पकड़ बहुत तेज हो गई। अभी तक सती प्रथा या बाल विवाह, शिशुवध जैसे कुरीतियाँ थी, उनको हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन सामाजिक कार्यों में दखल देने का प्रयास भी उसने बंद कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 स्वतंत्रता संग्राम के बाद विभिन्न सारे एक्ट बनाए और निरंतर कानून बनाता रहा। लेकिन इस दौरान इसने जो वहाँ ब्रिटेन के लिए छोटे स्तर पर काम करने के लिए उसे अधिकारी जो चाहिए थे, वो अधिकारी अपने बड़े स्तर के अधिकारी तो ब्रिटेन से वो ले लेता था। उनके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया उसने वहाँ के प्रशिक्षण के लिए, लेकिन छोटे स्तर पर काम करने के लिए उसने जो है यहाँ पर के लोगों को भी शिक्षित करके लेना शुरू किया। और ये शिक्षा का जो क्रम शुरू हुआ, ये क्रम यहीं तक सीमित नहीं रहा। जिनके पास पैसे थे वो ब्रिटेन जाकर के शिक्षा लिए। जैसे गांधी जी ने बैरिस्ट्री कहाँ से पास की? ब्रिटेन से जाके पास की और बैरिस्ट्री करने अफ्रीका चले गए। तो जब इन पढ़े लिखे लोगों ने शोषण को देखा, महसूस किया, अपने आत्मसम्मान को, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, तब जाकर के स्थितियाँ बदलनी शुरू हुई और शोषण 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, यानी 285 साल बाद। यानी इन 285 सालों में ब्रिटेन का शोषण इतना बढ़ गया कि लोग अब महसूस करने लगे कि अब और दबना ठीक नहीं है। और यहीं से एक राजनीतिक चेतना की शुरुआत होती है और उस चेतना को, ये चेतना निरंतर बढ़ती रहती है 1885 से 1907 तक। 1885 से 1907 तक की स्थिति होती है। मिटा देते हैं। अठारह से 1907 तक, 1907 तक ये नरम दल और गरम दल साथ रह के चलते हैं। कांग्रेस में एक जितना उस समय, चूंकि कांग्रेस को अपने संगठन को भी बचाना था और भारतीय प्रशासन में अपने लिए कुछ ढूंढना भी था, ये स्थिति 1907 तक चली। 1907 में गरम दल टूटते हैं। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, इसमें टूट होती है। गरम दल नरम दल अलग होते हैं और ये नरम दल के हाथ में चला जाता है। लेकिन 1916 तक स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि ये समझौता होता है, लखनऊ से पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट। और इस लखनऊ पैक्ट के द्वारा मुस्लिम से समझौता और नरम दल गरम दलों का समझौता होता है। पुनः 1917 में जब 1916 में गांधी जी आते हैं, 1917 में उन्होंने चंपारण किया, चंपारण सत्याग्रह, और इसमें इनकी जीत होती है। चंपारण में ये संदेश जाता है कि असहयोग द्वारा या हम अच्छे कार्य के लिए किसी की आज्ञा ना माने, जेल जाने के लिए तैयार हुए, तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। और ये जीत जो है गांधी जी को आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। फिर उन्होंने 1920 में कई आंदोलन हुए, लेकिन 1920 में असहयोग किया, असहयोग आंदोलन लागू किया। लेकिन 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है, भीड़ द्वारा पुलिस चौकी पर आग लगा दी जाती है। तो इससे गांधी जी बड़े क्षुब्ध होते हैं। उन्होंने कहते हैं कि अभी तक इस पर हालांकि विवाद है कि भीड़ को हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा के लिए अभी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, और ये वापस ले लेते, इस पर बड़ा विवाद भी होता है। पुनः 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है लाहौर में रावी के तट पर।
1930 में असहयोग शुरू किया जाता है दांडी यात्रा से, नमक कानून तोड़कर। 1934 में वापस लिया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और 1947 में ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करना पड़ता है, स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन ये आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं था। अगर केवल यही होता तो हो सकता है कि ब्रिटेन को इतनी जल्दी भगाया नहीं जा सकता था। लेकिन ब्रिटेन में 1907 में जब टूट होती है सूरत अधिवेशन में, तो एक और चरमपंथ का विकास होता है या क्रांतिकारी सक्रिय हो जाते हैं। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, इसके अलावा आगे देखे आगे 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 बढ़ करके बिस्मिल्ला, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सारे लोगों ने मिल करके एक ऐसा माहौल बनाया कि ब्रिटेन सरकार पूरी तरह से डिफीट हुई, त्रस्त हुई। हालांकि इन लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, किसी को मार दिया गया, लेकिन सरकार को अंदाज़ा हो गया कि शोषण का जो चरम है वो शोषण के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। शोषण का विरोध तो होना ही होना है। आगे चलकर उसके बाद भी सूर्यसेन ने पूर्वोत्तर में सुनीत चौधरी, बीना दास, तमाम महिलाएं इसमें शामिल हुई, मुस्लिम शामिल हुए। गांधी जी के आंदोलन का ये नतीजा हुआ कि घर घर तक ये आंदोलन पहुंचा और लोग स्वतंत्रता के लिए जागरूक हुए, राजनीति के लिए जागरूक हुए, आंदोलन के लिए जागरूक हुए। जब सभाओं में लोग इकट्ठा होने लगे, पेपर आज पढ़ने लगे। एक आदमी पेपर पढ़ता था, अगर चौराहे पर आता था एक पेपर तो उसको पढ़ता था, 10 लोग 20 लोग बैठ के सुनते थे। ये स्थिति आनी शुरू हुई। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत छोड़ा, रास बिहारी बोस ने भारत छोड़ा और भारत एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएं की। तो ये सारी चीज़ें मिल करके, और गांधी जी के इधर देश के भीतर लगातार आंदोलन कर ही रहे थे। लाला लाजपत राय जैसे वहाँ गदर आंदोलन शुरू हुआ, लाला हरदयाल ने शुरू किया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने अपनी तरह से विरोध किया। तो इस तरह से लगातार विभिन्न जगहों पर विभिन्न नेताओं ने ये आंदोलन का ये प्रभाव हुआ, शोषण का ये प्रभाव हुआ कि लोग विभिन्न जगहों पर देश में विदेश में उठ खड़े हुए। और ब्रिटेन की स्थितियां ऐसी हो गई कि विश्व युद्ध के बाद उसकी सैनिक टुकड़ियों के साथ भारतीय टुकड़ियाँ, अन्य उपनिवेशियों की टुकड़ियाँ जा कर के बराबर में लड़ी। उनसे शौर्य में अगर प्रशिक्षण दिया गया, उनको अगर प्रशिक्षण दिया गया तो उनसे पीछे नहीं हटी। और ब्रिटेन की स्थिति अब ये नहीं रह गई थी कि वो उपनिवेशों के आंदोलन को संभाल पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों की स्वतंत्रता लाजमी हो गई, चाहे वो जैसे भी होती, लेकिन मजबूर था ब्रिटेन कि उनको स्वतंत्र करना ही करना था, क्योंकि ब्रिटेन अब जो है उस स्तर में नहीं रह गया। क्योंकि अगर वो करता तो जो दूसरा खेमा था वो हावी हो जाता, रूस का खेमा हावी हो जाता, क्योंकि रूस साम्यवादी आंदोलन इसमें सफल हो चुका था। रूस एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका था और उसने वहाँ पर समर्थन पूंजीपतियों का नहीं किया और वो उपनिवेशों के विरोध में था। तो इस तरह से एक खाका हमने बनाया है कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हमें सबसे पहले ब्रिटिश कंपनियों के आगमन की, विभिन्न जो राज्य बने छोटे छोटे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, उनके बारे में, ब्रिटेन की विभिन्न नीतियां जो लागू हुई, उसने जो नए नए कानून बनाए, नए नए एक्ट बनाए, उसके बारे में, और इसके अलावा उस समय की इकोनॉमी, उसके पहले की इकोनॉमी की कंपैरिजन करते हुए उसके बारे में चर्चा करना। ब्रिटेन के नीतियों से भारतीय उद्योग कैसे, या भारतीय हथकरघा उद्योग कैसे ध्वस्त हुआ, यहाँ पर पूंजी क्यों नहीं इकट्ठी हुई। इसके अलावा यहाँ पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन यहाँ औद्योगिक क्रांति के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिससे यहाँ पर उद्योगों का विकास नहीं हो पाया, ब्रिटेन के जाने के बाद ही शुरू हुआ, और यहाँ के उद्योगपतियों को कितना संघर्ष करना पड़ा। इन सब सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और रेगुलर वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो मॉडर्न इंडिया में कोई भी क्लास अगर आप मिस नहीं करते हैं तो आपको कहीं से बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।